आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव माननीय रविंद्र सिंह जी और इस सम्मेलन में समुपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं उनसे जुड़े हुए तमाम सम्मानित कर्मियों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन मूल रूप से 7 निश्चय पार्ट 2 इस पर केंद्रित है। और सर्वप्रथम आज का दिन बिहार के लिए एक सुकून भरी खबर है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो ह्यूमन चेन बनाया गया, आज ये खबर आई है कि 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो 5वां रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें यह बात उभर करके आई कि बाल विवाह के मामले में 2015-16 में 42.8% उसका दर था, उसमें गिरावट दर्ज हुआ है 40.8%। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया, बाल विवाह जैसे जघन्य जो अपराध जिसको माना जाता है, तो उसका आज प्रकटीकरण हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ने यह भी पुष्टि किया कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जन जागरण चलाया, जो आम लोगों का सहयोग मिला, आज उसके बदौलत इस सामाजिक कुरीति पर भी हम हमला करने में कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के भीड़ में पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजनीति अलग किस्म की राजनीति, इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर घोषणा पत्र की बुनियाद पर जनता के बीच जाया जाता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति की इस भीड़ में पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने निश्चय शब्द का इस्तेमाल किया। घोषणा नहीं, निश्चय, कमिटमेंट। 7 निश्चय पार्ट 1 2015 में था और 2020 में जब जनता का जनादेश हमको मिला तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की सहमति की बुनियाद पर 7 निश्चय पार्ट 2 राज्य मंत्रिपरिषद ने उसको अधिसूचित किया है। और जो उसका मूल बिंदु है, जब उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा, तो जो हमारी प्रतिबद्धता रही है 2005 के सरकार बनने के बाद, न्याय के साथ विकास का सिद्धांत, और हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार। पूरी कार्य हम केवल निश्चय नहीं करते, बल्कि पूरी कार्य योजना का हम उसकी कार्य योजना बनाते हैं, उसका अनुश्रवण और उसके लिए संस्थागत ढांचा, बिहार विकास मिशन को यह जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनके हृदय में छेद हो जाता है, ये नेशनल एवरेज है कि प्रति 1000 पर एक बच्चे जिनके हृदय में छिद्र पाए जाते हैं। अब वो बच्चा शैशव अवस्था में, उसके विभिन्न कारण हैं, उसमें कुपोषण भी एक कारण है, उसमें माता को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दवा का इन्फेक्शन हो गया, वह भी एक कारण है। तो मानवीय आधार पर जो माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया, आप कल्पना करिए बिहार जैसे राज्य में जिसका जनसंख्या का घनत्व इतना बड़ा हो, निर्णय लिया कि निःशुल्क उनका हम इलाज करवाएंगे। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी की जो मानवीय संवेदनशीलता है और तथ्यों की बुनियादी जानकारी होना, जिसके आधार पर नीतिगत निर्णय
सात निश्चय का वह पार्ट बनता है। यह निश्चित रूप से गौरतलब है कि ऐसे समय में जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा हो, जब रोगों के दशा और दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, एक गरीब आदमी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का जो योजना है, उसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अलावा यह निर्णय लिया जाना कि अगर ऐसे बच्चे जो इलाजरत होंगे तो सरकार उनका मुकम्मल पूरा इलाज कराएगी, तो हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये बिहार के आम आवाम के लिए एक राहत भरी खबर है। इसलिए हम लोगों ने, और जो सात निश्चय हमारा है, इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि न्याय के साथ विकास तो है ही, समाज के सारे तबके को आच्छादित करता है। कोई ऐसा तबका नहीं जो उसके लाभ से वंचित रहेगा। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दौर बदला है बिहार का। क्या दौर था बिहार में? 2005 के पहले इस बिहार में नारा लगता था, लाठी पकड़ो कलम छोड़ो, लाठी पकड़ो कलम छोड़ो, प्राइमरी स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय चलो। आईटी भाईटी में क्या रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या बला है, ये नारे लगते थे इस बिहार के अंदर में। और आज बिहार ने नारा बदला अपना, आओ हम सब मिलकर बनाए एक ऐसा बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का सपना हो साकार, अपनी तरक्की देख के सारी दुनिया हो हैरान, सात निश्चय पार्ट 2 से बिहार को मिलेगी नई पहचान। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप सात निश्चय को आप पढ़ेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता का एहसास आपको होगा। इस बिहार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना तो बिहार के लिए एक उपलब्धि रही है, लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी का ध्यान उसकी गुणवत्ता पर गया है। आप जब देखेंगे उसका जो मंत्रिपरिषद का संलेख है, जो विभिन्न मानक के आधार पर हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे आधुनिक सुविधाओं से उसको लैस करेंगे, कैसे वो गुणवत्तापूर्ण बने। तो संस्थागत आधार बनाने के बाद उसकी गुणवत्ता एक चुनौती के रूप में होती है। उन मानकों के पालन करने के लिए भी राज्य सरकार ने लक्ष्य तय किया है। इसलिए गुणवत्ता बढ़ाने की जो हमारी योजना है, और इसके लिए पर्याप्त संस्थागत आधार में उस पर विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा, आपको जानकारी है। और आप ये कल्पना करिए कि बिहार जैसे राज्य में जब बिहार और झारखंड एक था तो घर घर बिजली नहीं पहुंची, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता और दक्षता देखिए, हर घर बिजली पहुंच गई। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विगत 2 वर्षों से आप एहसास किए होंगे कि बिहार के गांव के खेत खलिहान में सुखाड़ नहीं हुआ। जलवायु में परिवर्तन हुआ, असमय वर्षा हुआ, वर्षापात हुआ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किया, तो आज किसान सुखाड़ का सामना नहीं कर पाए। यह बिहार जैसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और हमारा जो लक्ष्य है वह स्मार्ट गांव बनाने का है। अब गांव के अंदर में बुनियादी सुविधा, गली नली, पानी, इन सारी योजनाओं को करते हुए माननीय नीतीश कुमार जी कैसे दूरदर्शी नेता, इसका एहसास सात निश्चय पार्ट 2 से होगा। कि जो पारंपरिक ऊर्जा है हमारा, सौर ऊर्जा, उस पर ध्यान गया उनका कि हम सोलर एनर्जी से गांव को खुशहाल करेंगे। और आप गांव में जब जाते हैं, आप तमाम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की तस्वीर कैसे बदली है। घर घर बिजली तो पहुंच ही गया। अब भगवान की जहां पूजा करते वहां मंदिर में भी देखिएगा, अब लालटेन नहीं है कहीं, वहां सब जगह बिजली चकाचक जल रहा है। मस्जिद है वहां बिजली जल रहा है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो सब जगह बिजली की उपलब्धता ने धार्मिक स्थानों में भी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको और ताकत दिया है। तो स्मार्ट गांव बनाने का जो हमारा फैसला है, उसके तहत हम लोगों ने स्वच्छ गांव,
समृद्ध गांव की योजना प्रारंभ किया। इसके अलावा हम लोगों ने विभिन्न मानक के आधार पर इन तमाम चीजों को तय किया है। हम केवल आपको यह बताना चाहते हैं, जरा बड़ा आजकल लोग पॉलिटिकल प्रवासी हैं, राजनीतिक प्रवासी का नाम सुना है ना, राजनीतिक प्रवासी हैं, लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, अब पलायन पर भाषण करते हैं। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं और मैं चुनौती देता हूं विपक्ष के नेता को। 10 मार्च 1990 को जब बिहार में लालू प्रसाद जी को जनता का जनादेश मिला, 3 वायदे उन्होंने किए थे। चूंकि लालूवाद को ही विचारधारा मानते हैं, लोहिया के समाजवाद को नहीं मानते। 3 वायदे उनके थे। पहला वायदा था शिक्षा, सबको शिक्षा और रोजगार देंगे। जरा ब्लूप्रिंट दे दीजिए अपना, क्या किए। दूसरा था पलायन रोकना, और तीसरा था भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे और विकास को गति देंगे। तो उसके बारे में तो साक्षात अपने उदाहरण है, उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। और माननीय तेजस्वी यादव जी का जब कोरोना काल में लोकेशन नहीं मिल रहा था, वो वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध होगा। सर्वदलीय बैठक हो रही थी, टावर का लोकेशन मिला दिल्ली का। उस वीडियो में उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव ने कि बिहार के श्रमिक अगर बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर के कल कारखाने कैसे चलेगा। उनको चिंता इस बात की थी, स्वाभाविक चिंता भी है, संपत्ति बाहर में है, तो बिहार के बाहर की उनको चिंता थी। पलायन की चिंता उनके लिए राजनीति का एजेंडा हो सकता है, लेकिन उनकी चिंता थी कि बाहर के कारखाने कैसे चलेंगे। उदाहरण है, उदाहरण मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। इस बिहार में 2005 में 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे और 2020 में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज। जरा ज्ञानवर्धन कर ले तेजस्वी यादव जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस कितनी है? 5 रुपया प्रति माह, ओनली 5 रुपीज। और वहां के बच्चों को, और अन्य राज्य में जो बच्चे जाते थे 3 वर्षीय कोर्स के लिए, सिर्फ ट्यूशन फीस के नाम पर 24,000 लगता था। आज ये 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।